और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वेल एंड द वाटर। क्या मतलब हुआ? वेल का मतलब होता है कुआं, द वेल एंड द वाटर मतलब कि कुआं और पानी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन फतेहपुर सीकरी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्क का प्रयोग करते हैं और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाते हैं, इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और इसके अंदर जो वॉज है वो हेल्पिंग ऑफ के रूप में प्रयोग की गई है। तो क्या मतलब हुआ? इट वॉज द हॉटेस्ट समर। और हॉट, ये दोस्तों ये हॉट की थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री है। हॉटेस्ट मतलब सबसे गर्म। इट वॉज द हॉटेस्ट समर मतलब ये सबसे गर्म जो थी गर्मियाँ थी इन फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इट वॉज द हॉटेस्ट समर इन फतेहपुर सीकरी मतलब कि ये फतेहपुर सीकरी में सबसे गर्म गर्मियाँ थीं। चलिए आगे देखिए। देयर वॉज आ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में भी वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यहाँ पर कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। और स्कार्सिटी एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कमी होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी होना, उसे स्कार्सिटी बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर मतलब कि वहाँ पर हर जगह पानी की कमी थी। चलिए आगे देखिए। पीपल बिगेन टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेरियस वाटर रिजर्वोइर्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है बिगिन, और आप इसकी थर्ड फॉर्म भी नोट कर सकते हैं, बिगिन बिगिन बिगन। और जो थर्ड फॉर्म है उसकी स्पेलिंग आप लिख लीजिए BEGUN, और ये फिलहाल सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? पीपल बिगेन टू कलेक्ट मतलब लोग इकट्ठा करने लगे वाटर पानी फ्रॉम वेरियस वाटर रिजर्वोइर्स। अलग, वेरियस मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। वाटर रिजर्वोइर्स, वाटर रिजर्वोइर्स का मतलब होता है जहाँ पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है उसे वाटर रिजर्वोइर्स कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि पीपल बिगेन टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम वेरियस वाटर रिजर्वोइर्स मतलब कि जो लोग थे वो अलग अलग जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था वहाँ से वो पानी को इकट्ठा करने लगे। चलिए आगे देखिए। आ फार्मर वॉज इन ग्रेट डिस्ट्रेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है, और ग्रेट डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। तो क्या मतलब हुआ? अ फार्मर वॉज इन ग्रेट डिस्ट्रेस मतलब एक जो किसान था वो बहुत संकट में था। ही वॉन्टेड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर टू कीप हिज क्रॉप्स अलाइव। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जैसा आप जानते ही हैं कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये वांट की सेकंड फॉर्म है। वांट का मतलब होता है चाहना। तो क्या मतलब हुआ? ही वांटेड, वह चाहता था। आ स्टेडी सप्लाई, दोस्तों स्टेडी को आप नोट कर लीजिए, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नियमित, और सप्लाई मतलब आपूर्ति, मतलब वह एक नियमित आपूर्ति चाहता था ऑफ वाटर पानी की, टू कीप हिज क्रॉप्स, और क्रॉप्स का मतलब फसल, टू कीप हिज क्रॉप्स अलाइव। और दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर लीजिए, अलाइव एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिंदा। टू कीप हिज क्रॉप्स अलाइव अपने फसलों को जिंदा रखने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉन्टेड आ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर टू कीप हिज क्रॉप्स अलाइव मतलब वह पानी की एक नियमित आपूर्ति चाहता था अपनी फसलों को जिंदा रखने के लिए। चलिए आगे देखिए। He decided to buy a well।
और दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में स्पेशल बात यह है कि इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो पहली जो वर्ब है उसको आपको टेंस के अकॉर्डिंगली यूज करना है, उसके बाद टू, और टू के बाद हमेशा ही जो आप दूसरी वर्ब का प्रयोग करेंगे उसमें उसका आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो और डिसाइड का मतलब होता है तय करना, किसी चीज़ का निर्णय करना, फैसला करना। तो क्या मतलब हुआ, ही डिसाइडेड टू बाय अ वेल, उसने एक कुआं खरीदने का फैसला किया, या कह सकते हैं उसने कुआं खरीदने का निर्णय किया। देयर लिव्ड अ वेरी रिच मैन नियर हिज हाउस, क्या मतलब हुआ, देयर लिव्ड अ वेरी रिच मैन नियर हिज हाउस, मतलब उसके घर के पास एक बहुत अमीर आदमी रहता था। चलिए आगे देखिए, द रिच मैन हैड 3 वेल्स इन हिज पोजेशन, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पे ये शो करते हैं कि किसी के पास पास्ट में कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो इस वाक्य में हैड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर आप हैड का प्रयोग आपको करना होता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का सेंटेंस कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, द रिच मैन हैड 3 वेल्स इन हिज पोजेशन, और पोजेशन मतलब कब्जे में, मतलब कि जो अमीर आदमी था उसके पास 3 कुएं थे, मतलब उसके कब्जे में 3 कुएं थे, या कह सकते हैं वह 3 कुओं का मालिक था। He readily agreed to sell one of his wells to the farmer, और readily एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत। He readily agreed, वो तुरंत तैयार हो गया, to sell बेचने के लिए, one of his wells अपने एक कुएं को, to the farmer किसान को, at a very high price मतलब बहुत अधिक कीमत पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, he readily agreed to sell one of his wells to the farmer at a very high price, मतलब वह तुरंत तैयार हो गया अपने कुएं को बेचने के लिए उस किसान को बहुत अधिक दाम पर। चलिए आगे देखिए, द फार्मर गेव अवे हिज हार्ड अर्न मनी, हार्ड अर्न एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है मेहनत से कमाया हुआ पैसा। तो क्या मतलब हुआ, द फार्मर गेव अवे हिज हार्ड अर्न मनी टू बाय द वेल, मतलब जो किसान था उसने अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को दे दिया उस कुएं को खरीदने के लिए। ही थॉट, उसने सोचा, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट वाटर एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्या मतलब हुआ, आई डोंट हैव टू वरी मतलब मुझे चिंतित नहीं होना है, अबाउट वाटर पानी को लेकर, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स मतलब कम से कम कुछ महीनों के लिए। ही वेंट होम हैप्पीली, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है अफर्मेटिव, और ये गो की सेकंड फॉर्म है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। हैप्पीली एडवर्ब है, एडवर्ब, और इसका मतलब होता है खुशी से, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए उसे एडवर्ब कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वेंट होम हैप्पीली मतलब वह खुशी से घर चला गया। द नेक्स्ट डे व्हेन ही वॉज गोइंग टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द, और दोस्तों ड्रॉ का मतलब होता है निकालना, मतलब क्या हुआ, द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन ही वॉज गोइंग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है व्हेन ही वॉज गोइंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। जब आप किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, व्हेन ही वॉज गोइंग टू ड्रॉ मतलब जब ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, मतलब जब वह कुएं से पानी निकालने जा रहा था। फ्रॉम द वेल मतलब कुएं से। द रिच मैन केम, जो अमीर आदमी था वो आ गया। एंड प्रिवेंटेड हिम, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ की रोकथाम करना, और ये सेकंड फॉर्म है प्रिवेंटेड। तो क्या मतलब हुआ, रिच मैन केम अमीर आदमी आ गया, एंड प्रिवेंटेड हिम और उसे रोका, और ये जो हिम है उस किसान के लिए यूज़ किया गया जिसने कुआं खरीदा था, उसको उसने रोका, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। तो दोस्तों इस पूरे सेंटेंस का मतलब आपको पता ही चल गया होगा, जैसा मैंने आपको बता दिया कि वो जो अगले दिन जब वो किसान था वो कुएं से पानी निकालने के लिए आया तो रिच मैन जो था, वो जो अमीर आदमी था वो वहाँ आ गया और उसने उसको ऐसा करने से रोका। प्रिवेंट किया मतलब उसको रोका। चलिए आगे देखिए। द रिच मैन सेड, अमीर आदमी ने कहा, यू कैन नॉट यूज द वाटर ऑफ द वेल, क्या मतलब हुआ,
द रिच मैन सेड, मतलब अमीर आदमी ने कहा, यू कैन नॉट यूज़ द वाटर ऑफ द वेल, मतलब आप कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कुएं के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एज पर द टर्म्स, मतलब कि एज पर द टर्म्स मतलब कि शर्त के अनुसार, शर्तों मतलब एज पर द टर्म मतलब कि शर्तों के अनुसार, आई हैव ओनली सोल्ड यू द वेल। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब आप किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब वर्तमान में कोई भी क्रिया पूरी होती हुई पाई जाए, इस तरह का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव ओनली सोल्ड यू द वेल, मैंने आपको सिर्फ कुआं बेचा है। द वाटर इज स्टिल माइन, और आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्टिल का मतलब होता है, स्टिल के दो मतलब होते हैं, आप दोनों को नोट कर लीजिए। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर भी। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां पर फिर भी या अभी भी आप लगाना चाहते हैं तो स्टिल का यूज कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, द वाटर इज स्टिल माइन, पानी अभी भी मेरा है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या बोला कि एज पर द टर्म्स मतलब कि शर्तों के अनुसार, आई हैव ओनली सोल्ड यू द वेल, द वाटर इज स्टिल माइन, मतलब मैंने आपको सिर्फ कुआं बेचा है, पानी अभी भी मेरा है। चलिए आगे देखिए, यू डिड नॉट बाय द वाटर। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, आप बहुत ही आसानी से बहुत तरह के वाक्य बना सकते हैं। इस तरह के वाक्य आपको सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, यू डिड नॉट बाय द वाटर, आपने पानी नहीं खरीदा। द फार्मर हैड ऑलरेडी यूज्ड अप हिज हार्ड अर्न मनी टू बाय द वेल, क्या मतलब हुआ, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जो हेड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग जब किसी वाक्य में किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, द फार्मर हैड ऑलरेडी यूज, मतलब जो फार्मर था वो पहले से ही इस्तेमाल कर चुका था हिज हार्ड अर्न मनी, मतलब अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को वो इस्तेमाल कर चुका था, टू बाय द वेल, उस कुएं को खरीदने के लिए। सो इसलिए ही वॉज फीलिंग डिवास्टेटेड। डिवास्टेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अपने डिवास्टेट मतलब किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा सदमा लग जाना, उसे डिवास्टेटेड कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज फीलिंग डिवास्टेटेड, मतलब उसे एक तरह से सदमा लग गया, ही वॉज फीलिंग डिवास्टेटेड एंड चीटेड, और वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। चलिए आगे देखिए, ही वॉज फैमिलियर विद बीरबल्स इंटेलिजेंस, और फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना किसी से, और ये नाउन है, इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ बीरबल के बाद एपेस्ट्रॉफी ऐसे जिसका मतलब होता है का के की, तो बीरबल्स इंटेलिजेंस मतलब बीरबल की बुद्धिमानी। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉज फैमिलियर विद बीरबल्स इंटेलिजेंस, मतलब कि वह बीरबल की बुद्धिमानी से परिचित था, मतलब जो बीरबल की जो चतुराई थी, बुद्धिमानी थी, उससे उसको वो जानता था, उससे वो परिचित था। ही वेंट टू द कोर्ट, मतलब वह अदालत गया। टू सीक जस्टिस, सीक मतलब मांगना, टू सीक जस्टिस मतलब न्याय मांगने के लिए वो अदालत गया। आगे देखिए, द काजी टुक द केस टू द एम्परर, और ये टेक की सेकंड फॉर्म है। जो काजी थे टुक द केस, वो इस मुकदमे को ले गए टू द एम्परर, सम्राट के पास। हु फाइनली अपॉइंटेड बीरबल, और अपॉइंट का मतलब होता है किसी को काम पर लगाना। हु फाइनली अपॉइंटेड बीरबल मतलब जिन्होंने आखिरकार बीरबल को लगा दिया, इस काम पर लगा दिया। टू सोल्व मतलब सुलझाने के लिए, द मैटर इस मामले को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हु फाइनली अपॉइंटेड बीरबल टू सॉल्व द मैटर, मतलब जिन्होंने बीरबल को उसे सुलझाने के काम पर, मामले पर लगा दिया। चलिए आगे देखिए, आफ्टर लर्निंग अबाउट द होल इंसिडेंट, लर्न का मतलब होता है पता चलना किस चीज़ का, और दोस्तों लर्न का मतलब सीखना भी होता है, याद करना भी और पता लगना भी। तो क्या मतलब हुआ, आफ्टर लर्निंग अबाउट द होल इंसिडेंट, मतलब इस पूरे मामले को जानने के बाद बीरबल अड्रेस्ड द रिच मैन, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। बीरबल अड्रेस द रिच मैन, बीरबल ने अमीर आदमी को संबोधित किया। एंड सेड, और कहा, इफ़ द वाटर इज़ योर्स, यदि पानी आपका है, यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ इट, आप मतलब वास्तव में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लेकिन यू कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन आप नहीं निकाल सकते। ड्रॉ मतलब निकालना, यू कैन नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। दैट बिलोंग्स टू द फार्मर, जो कि बिलोंग करता है, मतलब कि जो है किसका है, जो कि किसान का है। तो बीरबल ने क्या कहा उससे कि भाई उस रिच मैन से, अमीर आदमी से, कि अगर पानी आपका है तो आप इसे बिल्कुल वास्तव में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप
पानी को नहीं निकाल सकते उस कुएं से जो फार्मर का है, जो किसान का है। द रिच मैन कुड नॉट से एनीथिंग, और ये जो अमीर आदमी था वो कुछ नहीं कह पाया टू डिफेंड हिज आर्गूमेंट। डिफेंड मतलब बचाना या किसी की रक्षा करना। टू डिफेंड हिज आर्गूमेंट मतलब अपने आर्गूमेंट को डिफेंड करने के लिए वो कुछ भी नहीं कह पाया। उसे सेव करने के लिए, तो उसको बचाने के लिए, अपने आर्गूमेंट को, अपनी बहस को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए कुछ भी नहीं कह सका। फाइनली मतलब आखिरकार द फार्मर गॉट द वेल, आखिरकार जो फार्मर था, जो किसान था, उसे वो कुआं मिल गया, एज वेल एज द वाटर, और साथ के साथ उसे पानी भी मिल गया। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की हर वर्ड की मीनिंग आपको बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपने आज कोई नया वर्ड सीखा हो या कोई नया स्ट्रक्चर सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।